नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हम वरिष्ठ साहित्यकार मधु काकरिया जी के घर पर हैं और हम उन्हें बधाई भी देने आए हैं। हाल ही में अभी 11 लाख रुपए की राशि का साहित्य जगत की महान हस्ती श्रीलाल शुक्ल स्मृति का इफ्को पुरस्कार से आप सम्मानित हुई हैं और उसी दिन हमने शाम को आपको बधाई दी थी और आपसे निवेदन किया था कि आप हमसे कुछ समय दीजिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। और मधु जी के अब तक करीब 7 उपन्यास आ चुके हैं, कहानी संग्रह है और यात्रा वृतांत है। तो आज उन्हीं से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। धन्यवाद जी। ये कुछ उपन्यास हैं मधु जी के। खुले गगन के लाल सितारे, इसके बारे में मधु जी कुछ संक्षिप्त बताएं। ये ऐसा हुआ था कि जिस समय पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन हुआ था तो उसके छींटे हमारे घर में भी पड़े थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दुर्गापुर में पढ़ रहे थे और दुर्गापुर उस समय नक्सलवादियों का गढ़ था और वहाँ पे एक लड़के की एक विद्यार्थी की हत्या हो गई थी। नक्सलवादियों ने कर दी थी, वो सीपीएम का था। तो उनका कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो गया था। भैया घर में लौट के आ गए थे तो उनका भविष्य भी एक प्रकार से अनिश्चित हो गया था। तो मध्य वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये आघात था कि जब बड़े बेटे का ही यदि भविष्य अधर में लटका हो। तो उन्हीं दिनों भैया से मिलने उनके दोस्त आते थे और वे किसानों की बात करते, आम आदमी की मुक्ति की, गरिमा की बात करते। और चूँकि हमारा घर एक ही था, कमरा एक ही था, तो मैं वही थोड़ी दूर हट के उनकी बातें सुनती थी। तो उनके जाने के मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि मैं तो दिन भर पढ़ाई की बात करती हुई अपनी पढ़ाई की, कैरियर की बातें नहीं करते थे, वो किसानों की, मजदूरों की बात करते। तो मैंने एक दिन भाई से पूछा कि ये कैसे लड़के हैं, तो भाई ने कहा ये नक्सलवादी हैं। तो फिर उसी समय वो नक्सलवाद शब्द दिमाग में खट से घुसा। फिर तो उसके बाद मैं जहाँ देखूँ वही नक्सलवादी। फिर पता चला कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते थे उनमें से एक की हत्या हो गई थी, पुलिस फायरिंग में मार डाला गया था। तो पहली बार पढ़ाई पीड़ा में मेरी आंखें डबडबाई थी और वो बच्चों की एक झलक मेरे दिमाग में एकदम जैसे बैठ गई थी। फिर 20 साल के बाद जब मैं लिखने लगी तो मुझे लगा कि वो जैसे बच्चे थे, वो जो लड़के लोग थे, वो कह रहे हैं मुझे लिखो मुझे लिखो। मैं जब भी लिखना शुरू करती, अमूमन पहला उपन्यास लोग प्रेम उपन्यास लिखते हैं, लेकिन मैं जब लिखती तो वो लड़के जैसे खड़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने 20 साल पहले का इतिहास खोदा, फिर इस प्रकार ये उपन्यास लिखा गया। ये सलाम आखिरी दूसरा उपन्यास आपका, इसके बारे में। इसकी भी छोटी सी कहानी है कि मैं अपनी माँ के संग कलकत्ता का वो गणेश टॉकीज रोड से गुजर रही थी। उसी से जुड़ा हुआ सोनागाछी बाजार है। तो वहाँ रास्ते में ही बहुत सारी रूप जीवाएँ खड़ी थी। तो मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि भरी दोपहरी में इतनी सारी महिलाएं एकदम सस्ता मेकअप, सस्ती चप्पल, सस्ती साड़ियाँ में वो एक लाइन में कतार में क्यों खड़ी हैं। उस समय मेरी उम्र मतलब थी, मैं 17-18 साल की रही होंगी। तो मैंने माँ से पूछा ये कौन है, ये लोग यहाँ क्यों खड़ी हैं। तो मेरी माँ ने हड़बड़ी दिखाते हुए कहा चलो चलो ये बुरी औरतें हैं। तो दिमाग में सवाल उठा कि बुरी औरतें कौन, ये क्यों हैं, किसने बनाया इन्हें बुरी औरतें। तो वहीं से दिमाग में वो जैसे होता है ना कि बीज पड़ गया मानसिक ज़मीन पे। फिर जब उपन्यास में हाथ सिद्ध हो गया, सध गया, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इनके बारे में जानना चाहिए। तो शुरुआत में तो बस एक जिज्ञासा से शुरू हुई थी मेरी यात्रा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि एक सामग्री अच्छी खासी हो गई है तो मुझे लिखना चाहिए। वाह। ये पत्ताखोर। अच्छा, पत्ताखोर। ये ऐसा था कि ये मेरा बेटा उस समय कलकत्ता के डॉन बॉस्को कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी था और उन दिनों डॉन बॉस्को का एक लड़का हेरोइन का सेवन करते हुए पकड़ा गया था। तो हमारे लड़के ने एंटी ड्रग कैंपेनिंग की थी और उसने कहा मम्मा तुमको आना है तो आ जाओ। मैं चली गई तो वहाँ कई ड्रग एडिक्ट थे, वो अपना कन्फेशन कर रहे थे
किस प्रकार वो ड्रग के शिकार हुए, किस प्रकार ड्रग के चलते उन्होंने माँ के पैसे चुराए, फादर के पैसे चुराए, घर से चोरियाँ की, क्योंकि एक बार आदमी यदि ड्रग की लत पकड़ लेता है तो फिर वो जानलेवा हो जाती है। तो उसी समय जब लंच का समय आया तो मैं एक ड्रग एडिक्ट ऐसे ही मिली, मैंने उसका फ़ोन नंबर ले लिया, फिर मैंने उसे अपने घर पे बुलाया। तो उस ड्रग एडिक्ट का परिवार उसको त्याग चुका था, क्योंकि नियम इतने कठोर है ना कि यदि आप ड्रग एडिक्ट हो तो पुलिस न सिर्फ आपकी संपत्ति बल्कि परिवार की संपत्ति भी जब्त कर लेगी। तो परिवार ने उसे रिश्ता तोड़ दिया था। तो मैं जब भी बुलाती वो आ जाता, तो मैं उसकी कहानी सुनती, उसने दूसरे कई ड्रग एडिक्ट से मुझे मिलवाए। फिर बाद में वो क्रिश्चियन भी बन गया था, मैं उसमें भी गई थी उसके बपतिस्मा में, क्योंकि हिंदू धर्म में बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन वो माफ़ करना नहीं जानते हैं। लेकिन जो ईसाई लोगों ने उसको अपना लिया था और उसको नौकरी भी दे दी थी और वहाँ पे रहता भी था उन्हीं लोगों के किसी संरक्षण घर में, और बाद में वे चाहते थे कि ईसाई धर्म कबूल कर ले, तो उसने ईसाई धर्म कबूल भी किया था और बपतिस्मा में मुझे बुलाया था, मैं गई भी थी। स्टेज पर संस्कृत इसकी ज़मीन तो जन्म से ही समझिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं जैन परिवार की हूँ। जैन परिवार में मेरा जन्म हुआ और मैंने देखा था कि वो धर्म ही ओढ़ता है, धर्म ही बिछाता है। और लेकिन उपन्यास लिखने की मैंने कभी नहीं सोचा था। हुआ यह था कि हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, उसने कहा कि वो 28 करेगी। 28 मतलब 8 दिन का उपवास, और जैन धर्म में तपस्या का बहुत महत्व है। तो 8 दिन के उपवास के घोषणा के संग ही वहाँ पे ढोल नगाड़े बजने लगे। उस लड़की को भी सजा धजा के बिठाया जाने लगा, वो एकाएक फोकस में आ गई। तो 7 दिन मज़े में कट गए। 8वें दिन रात को उसकी तबीयत खराब हो गई। अब मज़ा देखिए कि घर वालों ने ये चेष्टा नहीं करी कि उसे तुरंत आहार दे दें। धर्मगुरु भी वहीं थे, सब प्रार्थना करने बैठ गए कि जल्दी से सूर्योदय हो तो फिर उसे आहार दिया जाए, लेकिन सूर्योदय के घंटे भर पहले ही उसके प्राण निकल गए। तो पहली बार उस समय तो मैं नहीं समझी, जब मैं बड़ी हुई थोड़ी और सालों के बाद दिमाग में आया कि धर्म का काम है जीवन को बचाना, लेकिन यहाँ धर्म को बचाने के लिए जीवन नष्ट हो गया। और फिर कई घटनाएं मैंने देखी, जैसे एक परिवार में परिवार का मुखिया की मृत्यु हो गई, तो पत्नी 2 बच्चियों के सहित सामूहिक दीक्षा ले ली, क्योंकि वो एक प्रकार का ये था कि अब कौन घर का खर्चा कौन चलाएगा। तो धर्म की आड़ में एक सम्मानित जीवन और ये जो जीवन का जो खर्चा है या जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो सब धर्म के नाम पे पूरी हो जाती है कि जब आप साधु बन जाते हो या साध्वी बन जाते हो तो न सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी होती है, आपको सम्मान भी मिलता है, एक सम्मानित जीवन भी आप जीते हो। तो मैंने ये देखा था कि यहाँ पे लोग जो दीक्षा लेते हैं वो इसलिए नहीं कि कोई भीतर का आग्रह हो या बड़ी रोशनी में आना चाह रहे हो या भीतर से कोई वैराग्य हो, विरक्ति की भावना हो या संन्यास की भावना हो। अधिकतर लोग आर्थिक कारणों से दीक्षा लेते थे और मैंने इसे काफ़ी देखा। हम यहाँ थे, ये ऐसा हुआ था 2090-92 के आसपास। कलकत्ता की एक संस्था ने वन यात्रा का आयोजन किया था, तो मैं भी उसमें चली गई थी। तो वो वन यात्रा मुझे झारखंड के आदिवासी अंचलों में ले गई, लोहरदगा, गुमला। वहाँ पहली बार मैंने आदिवासियों के जीवन को, उनके ताप को, उनके संघर्ष को देखा और वहाँ मैंने एक नए भारत को देखा। मैं जानती थी कि भारत चाय पीने वालों का देश है, लेकिन जब मैं जितने भी आदिवासियों से मिली उनमें कोई भी नियमित रूप से चाय नहीं पीता था, बल्कि दिन का पहला आहार भी वो 12 बजे के बाद लेता है, क्योंकि वहाँ इतनी विपन्नता थी। मैं जानती थी कि भारत मंदिरों का देश है, लेकिन वहाँ मैं मिलों तक गई, मुझे कोई मंदिर नहीं मिला। बाद में पता चला कि जो आदिवासी समुदाय है उनके सबके अपने अपने ग्राम्य देवता हैं। कोई नियमगिरी पहाड़ को पूज रहा है, तो कोई नीलगिरी पहाड़ को, तो कोई किसी नदी को, यानी सब मिला के वो प्रकृति की पूजा करते हैं और अपने को धरती पुत्र मानते हैं। वहाँ मैंने ये भी देखा कि जब उनका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था सरहुल या कर्मा, तो वो इतनी सादगी से मनाते थे। और जैसे हम लोग जब दिवाली मनाते हैं तो आप देखिए पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचाते हैं, कितना प्रदूषण होता है, कितना दिखावा और धर्म का अपव्यय होता है। लेकिन मैंने देखा वो बहुत सादगी से मनाते थे
और पर्यावरण को तो नुकसान का सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि वे तो उन दिनों पेड़ों को भी नहीं काटते हैं। घर में मुर्दा भी पड़ा हो तो वो ऐसे ही जला देते हैं। तो पहली बार मुझे समझ में आया कि आज जल जंगल ज़मीन वहीं बचे हुए हैं जहाँ आदिवासी बचे हुए हैं। और मैंने ये भी देखा कि वो बहुत समृद्ध इलाका, उनकी क्या नहीं था उनके पास, बॉक्साइट उनके पास, माइका, एल्युमिनियम, आयरन, पेट्रोल, डीजल, लेकिन फिर भी वहाँ इतनी गरीबी। मतलब मैंने 2 महिलाओं के बीच एक साड़ी देखी। तो आज की जो जागरूक आदिवासी पीढ़ी थी उसने मुझे कहा भी कि हमारा ही घड़ा हम ही प्यासे। तो इसीलिए मुझे समझ में आया कि वहाँ बहुत आंदोलन हो रहे हैं। आज एक तब वो माओवादी भी वहाँ जाके क्रांति की बात कर रहे हैं और आदिवासी उनके जाहिर है कि आदिवासी उनके समर्थन में हैं, क्योंकि सरकार से उनका भरोसा उठ गया है। और आज इतने सालों बाद भी मैंने देखा कि वहाँ पे आज भी जो आदिवासी महिला है उसके पीठ पे बच्चा और हाथ में कुदाल है। सोचिए इतने सालों बाद ही बच्चा गोद में नहीं आया है। तो अब सबकी नज़र आज आदिवासियों की ज़मीनों पे है, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे सरकार हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे तो इसलिए मुझे समझ में आने लगा कि आज जो आदिवासी है, आज क्यों वहाँ सब जगह आंदोलन हो रहा है। एक आदिवासी ने मुझसे कहा भी, मैं लोअर दगा की एक जनसभा को संबोधित कर रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि आप हर साल यहाँ पे क्यों आती हैं। तो मुझे जवाब नहीं सूझा, मैंने ऐसे ही कहा कि भाई मेरे पूर्वजों ने बहुत अन्याय किया, तो मैं शायद प्रायश्चित करने आती हूँ। तो उसने दमक के कहा कि आप आइए, तब तक आती रहिए जब तक हम और आप बराबर नहीं हो जाते हैं। तो सवाल ये बराबरी का है, सवाल उनके अधिकारों का है, और जब तक उस हिसाब से नहीं सोचा जाएगा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मधु जी के कहानी संग्रह हैं और यात्रा वृत्तांत भी काफ़ी पुस्तकें हैं, तो अब हम बातचीत करते हैं। मधु जी, आपके हर उपन्यास में या लेखन में जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो वास्तविकता, जो संघर्ष कर रहे हैं या उन पर कुछ बीत रही है, इन किरदारों को आपने साथ में उनसे बातचीत भी की, वहाँ स्वयं भी गई हैं, तो इस तरह का नज़रिया आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि समाज में जो इस तरह के पीड़ित लोग हैं या समस्याएं उन पर लिखा जाए? क्योंकि ज़्यादातर जब लेखिकाएं शुरू करती हैं तो प्रेम पर लिखती हैं, लेकिन ये समाज की जो समस्याएं हैं, व्यक्ति की समस्याएं, इस पर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस पर लिखना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हर लेखक अपनी ज़मीन से उगता है और वहीं से उसे हवा पानी या लेखन का दाना पानी मिलता है। मेरी जन्मभूमि बंगाल थी, और जो जिसे मैं कह सकती हूँ कि जो यहाँ पे जन्म से ही राजनीतिक चेतना एक प्रकार से हमें मिली हुई थी, और घर भी कुछ इस प्रकार था कि राजनीतिक चेतना मुझे शुरू से ही मिली। हमारे पिताजी उस समय स्वयंसेवक थे, यद्यपि उस समय वे आरएसएस के थे, लेकिन एक देशभक्ति का जज्बा उनमें था, और उस समय की आरएसएस भी दूसरी थी, आज की जैसी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे विरासत में ही मिला कि मेरे पिताजी में काफ़ी देशभक्ति का जज्बा था। यहाँ तक कि हम उस समय साधारण ही थे, खाते पीते लोग थे, लेकिन इमरजेंसी में भी मेरे पिताजी एक निश्चित आय का एक निश्चित भाग देते थे। जो स्वयंसेवक अंडरग्राउंड हो गए थे या जो अरेस्ट कर लिए गए थे, तो हमारे घर में खूब गर्मा गर्म बहस होती थी। बड़े भाई थे वो मार्क्सवादी रुझान के थे, और छोटे भाई थे वो भी काफ़ी समाज में को अपना समय देते थे सामाजिक काम में। तो मुझे लगता है कि मुझे विरासत में ही ये चीज़ मिली हुई थी, और इसीलिए जब मैं लेखन में आई तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मैं उनकी आवाज़ बनूं जिनके पास अपनी आवाज़ नहीं है। मैंने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी थी, 2 बैलों की कहानी। तो पहली बार मुझे लगा कि प्रेमचंद ने बैलों की कहानी क्यों लिखी। इसलिए लिखी कि बैल अपनी कहानी नहीं कह सकते थे। तो मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे उनकी बात कहनी चाहिए जो अपनी बात नहीं कह सकते हैं, और मैं उनके जीवन की कहानी लिखूं जिनके जीवन में कोई कहानी नहीं है। क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये जो आपने कहा कि बैल अपनी कहानी नहीं कह सकते, ऐसा ही कल नॉर्वे के एक उपन्यासकार को जो नोबेल का शांति पुरस्कार की घोषणा हुई, तो चयन समिति के अध्यक्ष ने यही कहा है कि इन्होंने वो कहा है जो वो नहीं कह सकते, और बहुत अच्छी तरह से सुनाया है। तो ये जैसे अब आप आज के दौर में पूरा मार्केटिंग का दौर है, प्रचार प्रसार का दौर है, हर उपन्यासकार, आज का नया उपन्यासकार पहले लिखते के साथ ही अपना प्रचार प्रसार शुरू करता है और वो अवार्ड की तरफ भी भागता है। आज देखा जाए तो पैसा,
महत्व है उसका, लेकिन आप जैसी लेखिका के लिए इतना महत्व नहीं है, आप पैसों के लिए नहीं लिखती हैं। लेकिन आज जो एक रॉयल्टी आती है, उपन्यास, आज हिंदी के उपन्यास खूब बिक रहे हैं, उन पर फिल्में बन रही हैं, पहले ही बनती आई हैं, लेकिन OTT वाले राइट्स खरीद रहे हैं, रॉयल्टी आती है, और अवार्ड में भी जो राशियाँ 11 लाख, 15 लाख, 5 लाख ये मिल रही हैं जो अच्छा लिखा है। तो इसके बारे में जब इस तरह के पुरस्कार मिलते हैं, तो जैसे आपको 11 लाख का भी श्री लाल शुक्ल स्मृति पुरस्कार मिला, उसके बाद क्या दिमाग में आता है? कुछ उसके बाद कुछ सोच में अंतर आता है? क्या सोचते हैं आप? देखिए मुझे ये लगा ज़रूर कि देखिए लिख तो बहुत लोग अच्छा रहे हैं, काफ़ी लोग अच्छा लिख रहे हैं, मुझसे भी अच्छा लिख रहे हैं। तो ये संजोग है कि मेरे को मिल गया। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे मिलना चाहिए था। नहीं, ये चयन समिति ने न्याय किया, हम तो ऐसा मानेंगे। नहीं, न्याय किया तो हो सकता है किसी और पे अन्याय भी हो गया हो, क्योंकि देखिए बहुत लोग अच्छा लिख रहे हैं, और बहुत लोग ग्रामीण जीवन पे, किसान जीवन पे, या जैसे ये इफ्को सम्मान की विशेषता है कि वो हाशिए के लोगों पर जो यथार्थवादी लेखन है उनको देता है ना। तो ऐसे कई लोग मेरी निगाह में हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, शायद मुझसे बेहतर ही लिख रहे होंगे। तो मुझे ये नहीं लगा कि मुझे मिलना चाहिए था, मिल गया। चलिए, ये जाहिर है कि एक अच्छा तो लगेगा, ये खुशी भी होती है। लेकिन कई बार दिमाग में ये आता है कि इतने अमाउंट के नहीं मिलने चाहिए। भले ही अब जैसे 11 लाख एक व्यक्ति को नहीं दे के आप 11 व्यक्तियों को दो, तो वो क्या होता है कि 11 व्यक्तियों तक ये प्रोत्साहन आपका जाता है, उनको प्रेरणा ज़्यादा मिलती है। नहीं, लेकिन आप यहाँ पर मधु जी एक बात है, देखिए फिल्म कलाकार या फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो इतना पैसा कमाते हैं, यहाँ लेखक के लिए तो आज एक मंच है कि जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होता है वहाँ बुलाए जाते हैं, कॉलेजों में वक्ता के रूप में बुलाए जाते हैं, तो आज उनको भी 5 स्टार्स होटल, प्लेन और ये सब, ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, और ये होना चाहिए, क्योंकि जो लेखक का कालजयी साहित्य वो अमर होता है। कलाकार तो आ जाता है चला जाता है, वो लाखों करोड़ रुपए कमाता है। तो अगर आप ये कह रही हैं तो मैडम ये 11 का 25 लाख भी होना चाहिए। और जैसे कि बुकर मिला गीतांजलि श्री को 50 लाख का था पुरस्कार, तो मिलना चाहिए, इसमें कोई। देखिए, आप लेखक को फिल्मी स्टार से तुलना नहीं कर सकते हैं। मैं आज भी जब लेखक की बात सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में एक ऋषि की कल्पना आती है। मेरे दिमाग में जैसे मान लीजिए कि महर्षि वेदव्यास थे, वो लेखक थे, तुलसीदास थे, वो लेखक थे। आज उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं दी। यदि आप सुविधा में, भोग विलास में रहोगे तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए कि जो जीवन की रगड़ है, जो संघर्ष है, या जब जीवन में आप धंसते हो तो वहाँ से जो चीज़ निकलती है वो इस प्रकार के 5 स्टार कल्चर से नहीं निकलती है। तो मैं आज भी मानती हूँ कि मेरे लिए लेखक एक ऋषि की तरह होता है, जिसका काम देना होता है। बहुत अच्छी। हम समाज से तो ले ही रहे हैं ना। अब मैं यदि अपने को फिल्मी कलाकार की तरह सोचूं कि मैं समाज से सिर्फ लेती जाऊँ, करोड़ों में, अरबों में लूँ, तो मैं देख क्या पाऊँगी। तो लेखक का नज़रिया वैसा नहीं होना चाहिए, वो एक ऋषि के समान होता है कि भाई हम कम से कम लें, कम से कम मिनिमलिस्ट हों, कि न्यूनतम चीज़ हमारी आवश्यकता हो और अधिकतम हम दे सकें। तब जाके आप देखिए कि जब आप इस प्रकार की सोच आपकी रहेगी, और तब आपके जीवन में सादगी आएगी, और सादगी का एक बहुत बड़ा मूल्य है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन आप जैसी सोच शायद मुझे लगता है 1-2% होगी, वरना तो आजकल नए युवा पीढ़ी तो लिखने के साथ ही मार्केटिंग शुरू कर देती है, अवार्डों की लॉबिंग शुरू कर देती है। अच्छा मधु जी, जब आपके दिमाग में कोई आता है, प्लॉट कहें या एक आइडिया आता है कि इस पर लिखा जाए उपन्यास, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पकता जाता है, तो उसमें 2-4 महीने लगते होंगे लिखने के दौरान, फिर लिखने के बाद तो जो किरदार और वो कहानी या वो स्थिति लिखने के बाद कितने समय बाद उस किरदार से या उस कहानी से निकल पाती हैं आप, उसका असर कब तक रहता है? कोई निश्चित नहीं है। जैसे मैंने जो पहला उपन्यास लिखा था, खुले गगन के लाल सितारे, 25 साल बाद लिखा मैंने। घटना मेरे उस समय हुई थी जिस समय मैं शायद 13-14 साल की थी। तभी तो बड़े भाई के दोस्त लोग आते थे ना घर में। तो ये 25 साल तक वो हाँ, मन में रहा कि लिखना ही है? नहीं, लिखना तो सवाल ही नहीं उठता है। उस समय मैं कहाँ जानती थी कि मैं लेखिका बनूंगी। लेकिन मुझे वो लड़के याद आते थे कि वो उनमें से एक मर गया, वो नक्सलवादी थे।
अपने बारे में नहीं सोचते थे, किसानों के बारे में, आम आदमी के बारे में। ऐसे लोग भी होते हैं क्या? ये घटना सोचिए कि जब नक्सलवादी आंदोलन था 1970 में हुआ था, 72 में वो घटना, वो हमारे घर आए थे। और उपन्यास मैंने लिखा है ये 98 में। तो इतने सालों तक वो घटना मेरे सबकॉन्शियस अवचेतन में रही होगी ना, क्योंकि बिना वास्तविकता के तो आप कुछ लिखोगे नहीं ना। खाली हवा में तो आप हवाई उड़ान तो नहीं भरोगे ना। क्योंकि मैंने उन लड़कों को देखा था, उन नक्सलवादियों को देखा था, एक झलक ही चाहे देखी हो, लेकिन वो अंदर तक इतनी गहरी थी। और मुझे आज भी याद है कि जब पता चला वो लड़का मर गया है, तो मैं उस रात पराई पीड़ा में मेरी आंखें डबडबाई थी, मैं रोई थी। तो कहीं ना कहीं दिल में वो चीज़ बैठी हुई थी ना। तो कितने साल के बाद मैं लिख पाई हूँ। अच्छा, आप जब भी देश विदेश में कहीं या कोई छोटे से गांव में भ्रमण करती हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जनजीवन और वहाँ का समाज, तो ये कहीं भी जाती है तो आपको ये तय करती हैं कि वो उस पर देखना है, मिलना है, करना है, वहाँ के बारे में लिखना है? तय कुछ नहीं होता है, ये तो देखिए अपने आप। अब जैसे मैं गैंगटॉक ही गई, तो मैंने देखा कि इतना सौंदर्य है, लेकिन मैंने देखा कि उससे एकदम निर्लिप्त कई महिलाएं हैं जो रास्ते बना रही हैं, पत्थर उठा रही हैं। अब मैंने तय थोड़ी किया था कि मैं उनको देखूंगी। मुझे लगा अरे इतना सौंदर्य है, ये लोग निर्लिप्त होके वहाँ पे रास्ते को काट रही है। हाँ, तो अनायास से दिख जाता है ना आपको कि वो उनके लिए सौंदर्य का कोई महत्व ही नहीं था। क्योंकि जब आपका पेट भूखा है तब आपको सौंदर्य रिझाता नहीं है। बल्कि मैं जब वहाँ पे लेह लद्दाख में गई थी, तो एक दो ड्राइवर जी थे, तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने ऐसे कहा कि देखिए आप लोग तो हमेशा इतने सौंदर्य में रहते हैं। तो उन्होंने कहा बकवास है ये पहाड़। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? मतलब क्या है, इससे हमें ना रोजी मिलती है, ना रोटी मिलती है, ना वहाँ पे अन्न उगता है। तो सौंदर्य भरे जो खाए पिए अघाए लोग हैं, उनके लिए उसका महत्व होता है ना। अब जिनका पेट भूखा है उनके लिए सौंदर्य रोटी में सौंदर्य, उनका चांद भी रोटी की तरह दिखता है ना। तो चीज़ ये होती है ना कि ये सारी चीज़ें आपकी संवेदनाएं तय करती हैं, आप कुछ तय नहीं करते हो। ये कोई उपन्यासों पर, आपकी कृति पर कोई फिल्म वगैरह का या सीरियल का या ओटीटी के लिए कोई बातचीत आई? देखिए बहुत पहले ये था कि पत्ता कोट पे बनेगी, उन्होंने वो भी लिख दिया, उसका क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट भी शुरू बन गई थी, लेकिन फिर हुई नहीं। तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं बचा। मुझे लगा कि यार इन सब में मुझे जाना ही नहीं चाहिए। हालांकि वो खुद ही आए थे मेरे पास चल के, उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी दी मुझे, और ये भी कहा कि ये बन रही है। फिर हुआ नहीं। और एक का तो मुझे पैसा भी मिल गया था, एक कहानी पे। ये था मंजू सिंह का? नहीं, ये क्या कहानी थी, भ्रूण हत्या के ऊपर थी, ये पॉलीथीन में पृथ्वी। तो वो उन्होंने मुझे एडवांस भी दे दिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनकी कोई एक दूसरी फिल्म पिट गई, भोजपुरी। तो 2 बार मेरे संग ये हुआ, तो अब मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहा। तो आपकी तो विचारधारा ऐसी भी है कि आपने ये भी कहा होगा कि एडवांस वापस ले जाइए। नहीं, मैंने नहीं कहा। जिस तरह से, तो एक बात है मधु जी, आप जिस तरह की आपकी विचारधारा है, क्या होता है कि जब साहित्यकार लिखता है तो वो खुद अपना मालिक होता है उसकी लिखने का, उपन्यास आते हैं। लेकिन जब उसकी कृति पर फिल्म बनाई जाती है तो फिल्मकार मालिक हो जाता है। हाँ, ये भी तो फिल्मकार कहता है कि मेरे अनुसार होगी स्क्रिप्ट। लेकिन कई साहित्यकार इस बात से सहमत नहीं होते, समझौता नहीं करते। प्रेमचंद जी आए, 2-3 फिल्में लिखी, बाद में छोड़कर चले गए। अमृतलाल नागर और भी गई हैं, लेकिन कई ज्यादातर लोग टिक गए। कमलेश्वर, आपको जैसा चाहे वैसा करें, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि भाई जो हमने लिखा है, जो संवेदनाएं, जो भाव है, वो हमारी लेखनी के साथ आप अन्याय मत करिए। फिल्मकार कहता है, उस फिल्मकार क्या करता है, साहित्यकार का कुछ रख लेता है, कुछ जोड़ देता है। हो सकता है वो अच्छा भी होता है, लेकिन कई साहित्यकार इससे सहमत नहीं। अगर आपकी साहित्यिक कृति पर कोई फिल्म बनती है और काफ़ी बदलाव करता है फिल्म मेकर, तो आप सहमत होंगी क्या? अब देखिए कल क्या होगा मैं क्या बतलाऊँ। आज मैं नहीं बतला सकती ना, उस समय क्या मेरी मानसिकता होगी, कितना बदलाव, कैसा बदलाव। ये तो मतलब एक समय के पूर्व का सवाल है, उसका जवाब क्या दूँ मैं। आपका अगला आने वाला कौन सा उपन्यास? या फिलहाल कुछ नहीं है, ढाका डायरी आएगी। अच्छा, धन्यवाद आपको।